हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है। उसी से को रिलेट करते हुए हम अगला टॉपिक लेते हैं डीएनए के ऊपर। और ये जो टॉपिक है वो वाटसन और क्रिक का एक डबल हेलिक्स मॉडल है, उस पर हम बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ओके, चलो देखते हैं इसको। देखो, अब ये थ्योरी हो रही है, बाद की बात है। पहले हम सीधा डायग्राम पे आते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ये डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। स्टार्ट में डीएनए पे बात चल रही है तो पहले डीएनए पे बात करेंगे। कल हमारे कुछ टॉपिक हो गए थे, उसी को रिलेट करते हुए हम आगे बात करते हैं। हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला उसके ऊपर बात की थी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में हमने ये बताया था कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते जाएंगे तो जो श्रृंखला बनती है उसको आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हो। इसमें भी हमने कुछ बातें की थी कि इसमें आप ये बात करोगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की अगर हम बात करें तो आपके पास दो श्रृंखलाएं होती हैं। ऐसे जो एक श्रृंखला है उसमें देखो, यहाँ पर भी आपको पेंटोस शुगर मिलेगी और यहाँ पर भी आपको पेंटोस शुगर मिलेगी। ये एंटी पैरेलल चलती है तो उल्टी पेंटोस शुगर लगानी है, ये ऐसे अपोजिट पेंटोस शुगर लगानी है आपको। ठीक है। देन उसके बाद में हमने बात की थी, आपको ये पता है कि ये पहले नंबर का कार्बन, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन, ये सेकंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का, ये 4, ये 5 नंबर का कार्बन है। तो ये 5 नंबर का कार्बन है। 5 डेज की हम बात करेंगे। यहाँ पर 1 2 3, ये 3 डेज की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम चलते हैं 1 2 3, ये 3 डेज की बात करते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं 1 2 3 4 5। ध्यान रखें, हमेशा एक लड़ी 5 से 3 डेज की तरफ रहेगी। एक लड़ी का जो सिरा है उसकी जो पोलैरिटी है, उसकी जो ध्रुवणता है वो 5 डेज से 3 डेज की ओर रहती है। एक लड़ी की हमेशा 5 डेज से 3 डेज, और एक लड़ी उसके पूरक चलती है, एंटी पैरेलल चलती है। एंटी पैरेलल, पूरक नहीं लिखेंगे हम, प्रति समांतर, क्या लिखेंगे, प्रति समांतर चलती है। देन वो हमेशा आपको 3 डेज टू 5 डेज मिलेगी। चाहे पहले ये लेोगे तो आपको अपोजिट में ये मिलेगी और ये लेोगे तो ये मिलेगी, हमेशा मिलेगी। आप बोलोगे सर हम इसके साथ और पेंटोस शुगर जोड़ दें, जोड़ दो आप कितनी भी, लास्ट का सिरा आपका खाली मिलेगा। लास्ट का सिरा आपका खाली मिलेगा, इधर आप कितने भी जोड़ दो। एक बात और रह गई थी, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो कॉमन सी बात थी कि अगर आप पेंटोस शुगर है मेरे पास और मैं इससे नाइट्रोजनी बेसेस जोड़ता हूँ, यानी ये जो कंडीशन बनती है उसको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोसाइड। ये कंडीशन न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। जब मैं इसके साथ फॉस्फेट और जोड़ देता हूं तो ये कंडीशन न्यूक्लियोटाइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजनी बेसेज है वो पेंटोस शुगर से जब जुड़ते हैं तो जो बॉन्ड काम में आता है उसका नाम मैंने आपको बताया था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब एक चीज और याद रखिए कि जब पेंटोस शुगर जो होती है 5वें नंबर कार्बन पे जुड़ती है, पेंटोस शुगर के फॉस्फेट जो होता है वो 5वें नंबर कार्बन पे जुड़ता है। पेंटोस शुगर के फॉस्फेट कहाँ जुड़ता है? 5वें नंबर कार्बन। और ये हमेशा जिस बॉन्ड से जुड़ता है उसको एस्टर बॉन्ड कहा जाता है। एस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? आई थिंक यही होगा एस्टर बॉन्ड, आपका कुछ इस तरीके से बन जाता है तो एस्टर बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर? अब एक बात और, जैसे मैंने आपसे बात की ATP, ADP और AMP, ये एक फॉस्फेट जुड़ रहा है, फिर इससे दूसरा फॉस्फेट जुड़ेगा।
देन फोस्फेट जब आपस में जुड़ते हैं तो आपको स्ट्रक्चर का पता ही है क्या है कि भाई आप डबल बॉन्ड और आपको H3PO4 करना है तो O ग्रुप तो साथ में रखोगे। मैंने HH से दिखाया था आपको, लेकिन ध्यान रखोगे O भी साथ रहता है, नहीं तो आपके वो कहाँ पर पूरे होंगे। तो 1 2 3 और ये 4 आपके हो गए। तो ये कंडीशन इसकी, अगर आप इसको खोलते हो कंप्लीटली तो ये बनते हैं हाइड्रोजन 3 है यहाँ पे और फॉस्फेट 1 है और ऑक्सीजन 4 है। जब मैं ऐसे कहूँ कि मेरे को एक फॉस्फेट से दूसरा फॉस्फेट भी जोड़ना है। अब एनसीईआरटी ने बात दे रखी है बहुत अच्छे से, एक फॉस्फेट से जब दूसरा फॉस्फेट जुड़ता है तो देन क्या होगा आपका, यहाँ पर ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तो ये आपका वापस एस्टर बॉन्ड आ जाता है। लेकिन आप ध्यान रखोगे इसको आप बोलोगे डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, दो के बीच में हो गया ना, आप इसको क्या बोलोगे, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ये मैंने कल लिखवा दिया था आपको ओरली बोल के, विदाउट पीपी, आप विदाउट पीपीटी आप देख लेना, ओरली बोल के मैंने आपको लिखवा दिया था। तो याद रखेंगे आप, जब पेंटोस शुगर से फॉस्फेट जुड़ता है एक बार आते ही तो उसको एस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा वो, और जब फॉस्फेट से फॉस्फेट आपस में जुड़ रही है तो डाइएस्टर बॉन्ड लगाओगे आप। कौन सा बॉन्ड लगाओगे, डाइएस्टर। पूरा नाम रहेगा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा रहेगा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इससे आप समझ जाओगे ये मेरे पास एक फॉस्फेट है, ये मेरे पास एक फॉस्फोरिक अम्ल है और ये मेरे पास एक फॉस्फोरिक अम्ल है। देन दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बीच में एस्टर बॉन्ड बना के आ जाता है। इतनी बात जब हमारी हो जाती है देन अब हमारी इसी बात पे हम चल रहे हैं। हाँ, डबल हेलिक्स मॉडल की अगर हम बात करें, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें, देखो वो कल की बातें थी, थोड़ा सा मैंने आपको ओरली लिखवाया था, समझाया नहीं था, तो जो लिखवाया था उसको मैंने क्लियर कर दिया। अभी क्या बात समझ में आई आपको कि पेंटोस शुगर से फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड द्वारा फॉस्फेट से फॉस्फेट जब जुड़ेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा संघनन प्रक्रिया द्वारा और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाएगा। और ये ऊर्जा देने के लिए जुड़ते रहते हैं, जैसे एएमपी, एडीपी, एटीपी बनते रहेंगे। ठीक है, ये बात कल वाली थी जो क्लियर हो गई। आज हम अगला नया टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है हमारा डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ये जो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए ये वॉटसन और क्रिक ने दिया था, वॉटसन व क्रिक। इस वॉटसन और क्रिक ने जब ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया तो देखो इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस काम के लिए। ये इनके लिए सराहनीय काम था ये पूरे विश्व के लिए कि जिन्होंने कोई नई चीज़ बताई तो इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था वॉटसन और क्रिक को। एक्चुअल में वॉटसन और क्रिक ने इसके अंदर क्या समझा है, आज आप सारी चीज़ें जानते हो, इसमें पेंटोस शुगर होती है, वो होती है, एंटी पैरेलल होती है, ये सारी बातें इसने बताई थी वॉटसन और क्रिक ने, ऐसा कुछ होता है। तो इन्होंने पहले बताया कि जो डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। एक बात तो इसने क्या कही थी, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। फिर इसने ये बात बताई जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है 5 डेज से 3 डेज की ओर होती है, देन जो दूसरी होती है 3 डेज से 5 डेज की ओर होती है। याद कर लो ये बात, आप पहली बात उसने यही बोली थी। ठीक है, फिर इसने ये बात बताई जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो आपस में प्रति समांतर है, एंटी पैरेलल है, कि एक 5 डेज से 3 डेज की आ रही है तो दूसरी 3 डेज टू 5 डेज की तरफ ही मिलेगी आपको। इन्होंने बताया इसके अंदर जो शुगर होती है, जो पेंटोस शुगर है, वो इसका बेस है, श्रृंखला का बेस है, इन डीएनए की लड़ियों का बेस है, आधार है। ठीक है, इसके अलावा जो फॉस्फेट है और जो नाइट्रोजनी क्षारक है ये बाहर की तरफ रहते हैं, बीच में आप नाइट्रोजन क्षारक तो बीच में आ जाएंगे, ऑब्वियसली फॉस्फेट जो आपको सारे बाहर की तरफ मिलेंगे, नाइट्रोजनी क्षारक कहाँ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे,
और वो आपको कहाँ देखो, अगर आप इस डायग्राम में देखते हो ऑब्वियसली इसमें देखो ये फॉस्फेट ग्रुप बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, और ये पेंटोस शुगर बीच में, नाइट्रोजनी क्षारक बीच में आ जाएंगे। ठीक है, ये बात भी उसने कही थी। ठीक है, देन ये दो बातें बताने के बाद उसने कुछ और बातें बताई। क्या इन्होंने ये बताया कि एडेनिन जो होता है थाइमिन से हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये बात बताई इन्होंने। क्या बताई? एडेनिन थाइमिन से। ये सारी बातें आपकी याद ही हैं, लेकिन आपको भाई ये करना है, ये बातें कही किसने थी? वॉटसन और क्रिक ने अपना मॉडल दिया था। किस आधार पे दिया था? एक्सरे विवर्तन तरीके से दिया था। एक्सरे रेंज पे आता, एक्सरे विवर्तन आधार पे निकाला था। रिसर्च थी इनकी। विवर्तन आप जानते हैं, विवर्तन आपने फिजिक्स पढ़ी है। देन कोई किरण आती है और टकरा कर जब रिफ्लेक्ट होकर वापस निकलती है तो कुछ विवर्तन कुछ बनाएगी वो। तो इस आधार पे उन्होंने एक्सरे विवर्तन आधार पे ये मॉडल दिया था बना के। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो टी जो होता है हमेशा ए से जुड़ता है या ए टी से जुड़ता है, एक ही बात है। और ग्वानिन जो होता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है और ये डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। ये बातें उसने बताई। क्लियर? इतनी बात आप याद रखोगे। देन आप याद रखोगे कि प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन कभी भी आपस में नहीं जुड़ते। याद रखना आप, प्यूरिन कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। पिरिमिडिन कभी भी आपस में नहीं जुड़ते हैं। हमेशा प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ गई बात? प्यूरिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? पिरिमिडिन के साथ। प्यूरिन कभी आपस में नहीं जुड़ेंगे और पिरिमिडिन कभी आपस में नहीं जुड़ेंगे। देन प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बना के चलेंगे। इतनी बातें कुछ क्लियर की थी उसने। एक बहुत अच्छी बात, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है। अगर मैं ऐसे पूछूं, इसका जो कुंडलन है, कॉइलिंग है, इसकी कुंडलन है, वो इस तरफ ज्यादा आ रही है, उस तरफ ज्यादा जा रही है? अगर आप मैं ऐसे खड़ा रहूं तो मेरा राइट हैंड की तरफ ज्यादा है या लेफ्ट हैंड की तरफ ज्यादा है? ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड की तरफ ज्यादा झुक रही है। ये जो एडेनिन येलो से दिखा रखा है और थाइमिन दूसरे कलर से दिखा रखा है, तो ए और टी के बीच में बॉन्ड रहता है, तो इसने एडेनिन थाइमिन ऐसे जोड़ के दिखाया है। देन यहाँ पे इसने ये लिखा नहीं, आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, लिखा नहीं, इसने डायग्राम से समझा दिया। ग्वानिन जो होता है इस रंग का होता है, साइटोसिन इस रंग का होता है, तो इनको ऐसे जोड़ के दिखाया इसने। क्लियर बात? अब ये क्या, एक पूरा ये क्या है? जब ये पूरा बनता है तो न्यूक्लियोटाइड हो गया पूरा। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ देखें, देखो इसको न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या चाहिए? शुगर मिल गई, फॉस्फेट मिल गया, नाइट्रोजन क्षारक। तो ये अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड है, ये अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड है, ये अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड है, ये अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड की एक ऐसे एक चेन सी बन गई, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं। इतनी बात आपको जाननी है। देन आगे हम बात करेंगे, एक कुंडलन में जो यहाँ से एक ऐसे घुमाव, ये दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर एक दूसरे के कुंडलित रहती है। पूरी बात ये होती है। क्या बोलोगे आप? दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर होती हैं तथा सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित रहती हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, सर्पिलाकार ऐसे। फिर आप आगे की बातें लिखते रहो। किसका जो कुंडलन है वो मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा। किधर मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा मूव करेगा। ठीक है। देन इसमें ये बातें आप बाद में लिखोगे। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट बात आपको क्या याद रखनी है, जो एक कुंडलन होता है आपका, उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे भी होता है और यहाँ पर भी होता है। 10 न्यूक्लियोटाइड माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड। इस पूरे को वैसे आप इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड है ना, लेकिन इसको एक ही कहा जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं समझने के लिए, बोलने के लिए कि ए। क्लियर? एक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड। एक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन होती है भाई, ये भी याद रखोगे। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन। क्लियर? 2 न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर? ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी भैया? आप 34 में 10 का भाग दे दो, 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो ये बात भी लिखी हुई है इसमें, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है।
दूसरी बात, अगर मैं इसका व्यास की बात करूं तो ये इसका व्यास तो बनता ही है। इसको एक एक्स पे ले मैं, एक एक्सिस पे ले, ऐसे एक एक्सिस पे लिया और एक व्यास की बात करूं तो इसका व्यास है, तो व्यास आप याद रखोगे 20 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, मेन बातें यहाँ पर आ गई है। ठीक है, कुछ रह गई है तो इसमें देख लेंगे, फिर अगला टॉपिक लेते हैं। ये पूरा नाम दे रखा है मॉरिस विल्किंस व रोजलिन फ्रैंकलिन द्वारा एक्सरे निवर्तन आंकड़े के आधार पर 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिकी क्रिक ने डीएनए की, देखो इन्होंने पहले कर ली थी खोज, इसी को आगे लेकर गए थे। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक, मैंने शॉर्ट में बोला था, वाटसन और क्रिक ये पूरा नाम होगा। डीएनए की संरचना का द्विकुंडलीय नमूना प्रस्तुत किया। उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की 2 लड़ियों के बीच क्षार युग्मन की उपस्थिति बहुत प्रमाणित श्रृंखला एक चैन थी, एक चैन के रूप में बताई। उन्होंने कहा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में न्यूक्लियोटाइड बेस से क्षार युग्मों से जुड़ी हुई हैं। तो क्षार युग्म तो ही है, इसके पास ए है तो इसके पास टी मिलेगा, इसके पास सी है तो इसके पास जी मिलेगा। तो ये बात कही उसने, क्षार युग्म से आपस में जुड़ी हुई है। क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता होती है। बिल्कुल, आप क्षार युग्म के आधार पर डीएनए की पहचान भी की जाती है। ये श्रृंखला एक दूसरे के पूरक हैं, ये याद रखें। पूरक क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूँ ए है, मैं बोलूँ टी है, मैं बोलूँ सी है, मैं बोलूँ जी है, तो आपको याद रखना इसका पूरक, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा टी आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी आएगा, जी आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी आएगा। तो एक श्रृंखला में यदि एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग दे रखी है तो देन दूसरी इसके पूरक हो जाएगी। इस पे सवाल बनेंगे, भैया आप इस चीज़ों को अभी समझ लें। इन पे कुछ न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कुछ अलग से ही मतलब समझने के लिए कुछ नए तरीके से इनको टफ करके क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरक हो गए इसके, आपको हमेशा पता होना चाहिए पूरक क्या होता है। पूरक उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ए है तो उधर क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए। उधर टी है तो इधर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ये पूरक। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूँ आपको, ये पूरा डीएनए है। क्या है? पूरा डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन करता है तो अपनी 2 लड़ियाँ बना लेता है ऐसे। रेप्लिकेट का मतलब खुलना, रेप्लिकेट का मतलब खुलना। ठीक है, रेप्लिकेट करता है तो 2 लड़ियाँ बना लेता है। तो ये इसमें ए आ गया, इसमें टी आ गया, सी आ गया, जी आ गया। इधर की अगर हम बात करें तो मान लो इसके पूरक क्या था? टी था, इसके ए था, इसके जी था, इसके सी। क्लियर? फिर प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, आगे आई हैं आपकी, जो पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो दूसरी लड़ी बनाने स्टार्ट कर देंगे ऐसे इसके साथ में, इसके साथ में। तो इसकी पूरक लगा देंगे वो, टी ए जी सी, ऐसे इसकी पूरक ये लगा देंगे। अब ये डीएनए अलग हो जाएगा और ये डीएनए अलग हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए एक ही डीएनए से 2 डीएनए बन गए। इस प्रोसेस को आप रेप्लिकेशन कह रहे हो, बहुत लंबे प्रोसेस से आएगी, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ इसमें 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा तो पहले से था और एक नया बना। जो टुकड़ा पहले से था उसको हम पैतृक कहेंगे, क्योंकि ये तो उसी का आया है। और जो नया बना उसको न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए कहेंगे, नया संश्लेषित टुकड़ा। क्या कहेंगे? नया संश्लेषित टुकड़ा। क्लियर? अब ये जो पुराना जो टुकड़ा है इसको पैतृक कहेंगे। ये इसके लिए एक सांचे का काम करता है। किसका काम करता है? सांचा जानते हो? जैसे मान लो कोई ईंट बना रहा है, तो ईंट बनाने के लिए उसको 200 ईंट बनानी है तो 200 प्रकार के सांचे थोड़ी रखेगा वो। एक ही होता है, मिट्टी डालेगा छाप देगा, मिट्टी डालेगा छाप देगा। तो ऐसे कोई सांचे की बात कर रहा हूँ। तो ये इसके लिए सांचा है। सांचा ये रहेगा कि ये रहेगा? पहले वाला रहेगा भाई, इसको देख के तो बन रहा है, ये तो बन के आ ही गया, तो ये सांचा है और ये नया है। इस सांचे की तरह कार्य करता है, इसलिए इसका हम एक बात इसके लिए एक टर्म्स यूज करते हैं, टेम्पलेट। ये टेम्पलेट है।
अब अगर आपसे बात कर ले कोई कि एक डीएनए है उसमें टेम्पलेट कौन सा है, अगर आपसे कोई बोल दे तो आप ऐसे बोलोगे टेम्पलेट वो है जो पैतृक खंड है। टेम्पलेट कौन सा है? जो पहले से आया था। और दूसरा कौन सा बिना टेम्पलेट वाला कौन सा है? जो नया बना है, उसको आप क्या कहोगे? नया संश्लेषित खंड। ये बात आपको याद रखना। इसलिए एक रज्जु में स्थित क्षार कर्मों की जानकारी होने पर दूसरे रज्जु के क्षार कर्मों की कल्पना कर सकते हैं ना आसानी से। भाई ए है तो दूसरा क्या होगा? टी। यदि डीएनए, इसे पैतृक डीएनए कहते हैं कि प्रत्येक रज्जु नए रज्जु को संश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करती है। कौन? यदि डीएनए की प्रत्येक रज्जु नए रज्जु के लिए किसका कार्य कर रही है? डीएनए क्या लिखा? यदि डीएनए की प्रत्येक रज्जु, एक डीएनए उसकी एक रज्जु ये गई, एक रज्जु ये गई, नए रज्जु के संश्लेषण हेतु आप किसका कार्य कर रही हैं? टेम्पलेट का कार्य करती हैं। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। समझ में आई बात? डीएनए की प्रत्येक रज्जु नए डीएनए के संश्लेषण हेतु किसका कार्य करती है? टेम्पलेट का कार्य करती है। इस तरह दो द्विरज्जुकी डीएनए जिसमें संतति डीएनए कहते हैं। अब दो बन गए, एक ये था एक ये था, ये तो थे टेम्पलेट, दो बने संतति, उसके बच्चे बन गए, ऐसे मान लो। समझ में आ रही है बात? तो दो आपके पास टेम्पलेट थे तो संतति कितनी बनी? दो संतति डीएनए। इस प्रकार जिसे संतति डीएनए कहते हैं। जो पैतृक डीएनए के अणु के समान ही होते हैं, सेम रहेगा मामला, बस ना एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएगी। अगर उसमें ए है तो इसमें क्या आ जाएगी? टी आ जाएगी। इस कारण आनुवंशिक डीएनए की संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल सकी है। बहुत अच्छी बात है और बहुत टॉपिक मेरे ख्याल से एकदम क्लियर कट हो चुका है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक आपके पास डीएनए है, उसमें रेप्लिकेशन हुआ, वो खुल गया। एक इधर रज्जु, एक आपके पास डीएनए, ये खुल गया। ये आपके लिए किसका कार्य कर रहा है? टेम्पलेट का। ये भी किसका कार्य कर रहा है? टेम्पलेट का। ये जो है नए खंड बने, अब दो क्या बने? नए खंड। क्लियर? यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। डीएनए की बात कर रहे हैं, कैसा बना होता है? दो पॉली, जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट का बना होता है तथा क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होते हैं, अंदर की ओर प्रोजेक्टेड होते हैं। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर ध्रुवणता रखती है। इसका मतलब एक श्रृंखला में 5 से डैश की ओर है, 5 से 3 डैश की ओर है, तो दूसरी आपको 3 से 5 डैश की ओर मिल जाएगी। दोनों रज्जु के क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा युग्मित रहते हैं। एडेनिन थाइमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं, एडेनिन और थाइमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं, आपस में एक तरफ एडेनिन है एक तरफ थाइमिन है, दोनों विपरीत रज्जु में है, एक ही रज्जु में। अच्छा, रज्जु आपके लिए नई चीज नहीं होनी चाहिए। रज्जु, लड़ी, स्ट्रैंड, हेलिक्स सारे एक ही वर्ड है। कौन कौन से? रज्जु, डोरी भी कह देते हैं कुछ लोग, हेलिक्स, स्ट्रैंड, लड़ी सारे एक ही वर्ड है। ठीक है? हाइड्रोजन, ठीक इसी तरह ग्वानिन, साइटोसिन कर लेना। साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसके फलस्वरूप सदैव प्यूरीन के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। एक तरफ आपको पिरिमिडीन ही मिलेंगे, एक तरफ आपको प्यूरीन ही मिलेंगे। इससे कुंडली के दोनों रज्जुओं के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है। क्लियर? दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडलित करती हैं। किधर रहती हैं? मतलब मैंने कहा ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं। कुंडली के एक घुमाव में 10 क्षार युग्म होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी, 2 न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। कुंडलन का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। द्विकुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडलित संरचना के स्थायित्व प्रदान करती है। कॉमन से अलग बातें हो गई। तो इतनी बातें हमने की है। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए की हमने बात की है। ठीक है? इसी को आगे लेके इसके स्थायित्व की बात करते हुए हम एक बात और करते हैं। ठीक है? हमारी एक बात ये होती है कि क्रिक जो था, फ्रांसीसी क्रिक,
उसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, सेंट्रल डोगमा। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? ये क्रिक के द्वारा दिया गया था। सेंट्रल डोगमा। कौन सा? सेंट्रल डोगमा में इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए है, और ये एमआरएनए कर दो आप चाहिए, और यहाँ पे आप प्रोटीन कर दो। इन्होंने बताया कि जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती हैं, उनका जो प्रवाह होता है वो हमेशा डीएनए से आरएनए की तरफ होगा। डीएनए से आरएनए की तरफ होगा। तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये बनता है आपका ट्रांसक्रिप्शन द्वारा, जिसको हिंदी में आप कहते हो अनुलेखन। और ये जो बनता है आपका ट्रांसलेशन द्वारा, जिसको हिंदी में आप कहते हो अनुवादन। तो कुछ ऐसी प्रोसेस होती है। होता क्या है, मैं कॉमन सा आपको बता रहा हूँ। एक सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए पड़ा है। इस डीएनए ने अपना एक खंड तोड़ा और बाहर भेज दिया। अब ये एक प्रकार से आरएनए कहला रहा है। वैसे डीएनए का ही टुकड़ा है, लेकिन क्या कहला रहा है? आरएनए। यहाँ पे इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है, ये आरएनए की तरह काम कर रहा है। अनुलेखन जब होता है तो डीएनए से एमआरएनए जब बनता है तो अनुलेखन की प्रक्रिया होती है। देन वो प्रक्रिया होती है तो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग है ना, ए टी सी टी जितने भी होते हैं वो यू में चेंज हो जाते हैं। देन ये खंड पूरा का पूरा आरएनए कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर कोशिका के अंदर जो राइबोसोम पड़े रहते हैं वो इस पे आके जुड़ते हैं, और राइबोसोम जुड़कर इस पे धीरे धीरे एमिनो एसिड को जोड़ते जाते हैं। तो देखो ये यहाँ से ये बनना, ये तो कहला रहा आपका अनुलेखन, और इससे ये प्रोटीन बन रहा है अमीनो एसिड, ये कहला रहा आपका अनुवादन या प्रोटीन संश्लेषण है। ये सारी प्रक्रिया कुछ इस तरीके से होती है, ये डिटेल से आपकी। तो इन्होंने बताया कि डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ये जो है ना ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है वो एमआरएनए के मतलब होती है, तब एमआरएनए बन जाता है। कुछ साइंटिस्ट और थे जिन्होंने कुछ अलग रिसर्च की, कुछ वायरस वगैरह पर अध्ययन किया और बताया कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ना वो आपका ऐसा भी चल सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया भी होती है कुछ जीवों में। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब ये बताया कि डीएनए बार बार रेप्लिकेट होगा तभी तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो रेप्लिकेट हो रहा है, एमआरएनए बना रहा है। तो कुछ जीवों में रिवर्स प्रक्रिया भी होती है, जब वो क्या करते हैं अपना एमआरएनए है उससे डीएनए बनाने लग जाते हैं। जैसे आपको रिट्रोवायरस में मिल सकता है ऐसा, कैंसर का वायरस है रिट्रोवायरस, या फिर आप उसमें भी मिल जाएगा आपको, HIV वायरस में भी मिलता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को द होल प्रोसेस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा। इस पूरी प्रक्रिया को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल डोग्मा। क्लियर? तो सेंट्रल डोग्मा की बात भी हमने कर ली है, और डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए के ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया है। मेरे ख्याल से आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप वापस पूछ सकते हो। ओके, बाकी का टॉपिक की जो हमारा है वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए रहेगा। डीएनए का पैकिंग कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।